नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां शामिल की गई हैं उनको, और उसी के क्रम में आज हम लोग शेखर जोशी की जो अपने सिलेबस में कहानी लगाई गई है कोसी का घटवार, इस कहानी को पढ़ेंगे। तो कहानी हम लोग जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से ये कहानी भी शुरुआत की जाए। सबसे पहले थोड़ी सी बात की जाए जो कहानी के कहानीकार हैं यानी शेखर जोशी की, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कहानी की। तो शेखर जोशी का जो जन्म हुआ था वो 10 सितंबर 1932 में हुआ था और इनका निधन अभी 2 साल पहले तकरीबन 4 अक्टूबर 2022 में हो गया। अगर हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो राज्य था उत्तराखंड, जिला था अल्मोड़ा और गांव का नाम था इनके औलिया, यानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के औलिया गांव में शेखर जोशी का जन्म हुआ था। शेखर जोशी की जो पहली कहानी थी, जो प्रथम कहानी इनके द्वारा लिखी गई, उसका नाम था दाज्यू, जिसका प्रकाशन होता है 1956 में। बाद में इसी कहानी को उपेंद्र नाथ अस्क जी ने 1956 में ही संकेत पत्रिका में प्रकाशित किया। तो ये चीज भी आप लोग याद रखें, शेखर जोशी की पहली कहानी दाज्यू थी जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी, और इसी कहानी को 1956 के ही साल में उपेंद्र नाथ अस्क साहब ने संकेत नाम की एक पत्रिका में भी प्रकाशित किया था। शेखर जोशी का जो प्रथम कहानी संग्रह था वो हमको पता ही है, कोसी का घटवार था। जो आज की अपनी कहानी है वो भी इसी कहानी संग्रह में थी और इसी नाम से कहानी भी है आज की। और जो कोसी का घटवार इनका कहानी संकलन पहली बार प्रकाशित होता है वो साल 1958 में प्रकाशित होता है। हालांकि जो अपनी आज की कहानी है वो 1957 में प्रकाशित हुई थी, बाद में 1958 में कोसी के घटवार में वो संकलित की गई थी। तो ये जो है थोड़ी सी बातें हुई शेखर जोशी के बारे में, और कुछ चीजें जान लेते हैं। कोसी का घटवार जो है इसमें 10 कहानियां संकलित हैं। अगर कई बार आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनके किस कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं, तो फिलहाल आप लोग इतना जरूर याद रखें, जो शेखर जोशी का कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, इसमें कुल 10 कहानियां हैं। और कौन कौन सी कहानियां हैं? उस्ताद है, कविप्रिया है, कोसी का घटवार तो है ही, बदबू है जिसपे जो है मार्क्सवाद का प्रभाव माना जाता है, बंद दरवाजे है, खुली खिड़कियां हैं, किम करोति जनार्दन है, खिड़कियां हैं, सुबहो दीदी हैं, और दाज्यू जो इनकी प्रथम कहानी है वो भी इनके इसी कहानी संग्रह में संकलित है। तो ये चीज आप लोग याद रखें। जोशी का जो दूसरा कहानी संग्रह है वो 20 साल बाद यानी 1978 में, पहला कहानी संग्रह 1958 में, उसके इतने लंबे समय के बाद 20 साल बाद इनका दूसरा कहानी संग्रह साथ के लोग, दूसरा जो इनका कहानी संग्रह है ये भी आप लोग याद रखें, कहानी संग्रह का क्या नाम है? साथ के लोग, प्रकाशित होता है 1978 में। तो ये चीज याद रहेगी। इनके अलावा इनके कुछ और कहानी संग्रह हैं, जैसे बच्चों का सपना है, दाज्यू इनकी कहानी भी है, कहानी संग्रह भी है, हलवाहा इनका कहानी संग्रह है, और नौरंगी बीमार ये भी इनका कहानी संग्रह। शेखर जोशी की 3 बेहद महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिनको आप लोगों को किसी भी शर्त पे भूलना नहीं चाहिए। एक तो यही दाज्यू हो गई, दूसरी बदबू हो गई, और तीसरी कोसी का घटवार हो गई। ये इनकी 3 महत्वपूर्ण कहानियां हैं, और शेखर जोशी की अगर आपसे कहानियां पूछी जाएंगी तो इनमें से कोई ना कोई कहानी आपसे हर हाल में पूछी जाती है। तो ये 3 कहानी इनकी याद रहेंगी, दाज्यू, बदबू और कोसी का घटवार। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे। शेखर जोशी के बारे में कुछ विद्वानों के कथन हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे विजय मोहन सिंह साहब कहते हैं कि दाज्यू जो इनकी कहानी है वो वर्ग भेद की कहानी है, बदबू एक अभिशप्त वर्गीय एकता की, बदबू कहानी बिना नुस्खे या फार्मूले के मार्क्सवाद के इस कथन की व्याख्या करती है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। तो महत्वपूर्ण कथन है। गोपाल राय इनके बारे में कहते हैं कि जो दाज्यू इनकी कहानी है वो होटल में व्याय का काम करने वाले 9-10 वर्षीय पहाड़ी बच्चे के
आहत संवेदना की कहानी है, जबकि बदबू कल कारखानों में मालिक की नीतियों और अफसरों की मिली भगत से मजदूर स्तर के कर्मचारियों की संवेदना के मर जाने की कहानी है। तो ये जो है इनके बारे में दो प्रमुख कथन थे जिनको हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं आज की अपनी कहानी की, यानी कोसी के घटवार की। अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे शेखर जोशी की, यहां से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे अपनी कहानी। तो अपनी कहानी सबसे पहले 1957 में कल्पना नाम की पत्रिका में प्रकाशित हुई। हम लोग कहानी पढ़ते हैं, कहानी के बारे में ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि कौन सी कहानी कब सबसे पहले प्रकाशित हुई, उसका वर्ष क्या था और उस वर्ष वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो आप लोग याद रखें कि कोसी का घटवार जो कहानी थी वो सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में 1957 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद इस कहानी का संग्रह इनके कहानी संग्रह में किया गया, कोसी के घटवार। और कहानी जो है इतनी मार्मिक है, इतनी बेहतर कहानी है कि इस कहानी को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है। जिस तरीके से उसने कहा था कहानी पे भी फिल्म बनी, उसी तरीके से इस कहानी पर भी फिल्म बनाई जा चुकी है। कोसी का घटवार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि समकक्ष मानी जाती है, क्योंकि दोनों लगभग एक तरीके की कहानियां हैं, दोनों अधूरे प्रेम की मार्मिकता को दर्शाती हुई कहानियां हैं। इसीलिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था और कोसी के घटवार कहानी के जो लेखक हैं शेखर जोशी, इनकी कहानी, इन दोनों कहानियों को एक साथ इनकी जो है तुलना की जाती है कुछ बातों में। जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए आपको कई बार स्वयं जो है उसने कहा था कहानी की याद आती है। और जिस तरीके से उसने कहा था कहानी भी जो है फ्लैशबैक शैली में है, उसी तरीके से ये भी कहानी फ्लैशबैक शैली पर आधारित कहानी है। और ये एक आंचलिक कहानी है, लेकिन ये आंचलिक कहानी थोड़े से मायनों में अलग है। आंचलिक कहानी का मतलब ये है कि जिसमें उस अंचल की भाषा भी प्रयुक्त की जाए। जैसे आप जो है अपने में जो रेणु साहब का उपन्यास है मैला आंचल, मैला आंचल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि जो उस समाज की भाषा है, जो उस परिवेश की भाषा है, जो उस अंचल की भाषा है, उसी अंचल की भाषा को रेणु प्रयोग करते हैं। लेकिन इस कहानी में ये आंचलिक कहानी जरूर है, लेकिन आंचलिक भाषा का प्रयोग नहीं हुआ है, भाषा इसकी खड़ी बोली ही है। और कोसी का घटवार कहानी का नाम है, तो घटवार का अर्थ होता है पंचक्की, जिससे जो है आप राशन वगैरह पीस सकते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। तो ये बात हो गई। उसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कहानी के प्रमुख पात्रों की। ठीक है, तो कहानी हम लोगों को मोटा माटी पता ही होगी। मेरी उम्मीद है कि आप लोगों ने कहानी पढ़ रखी होगी, और कहानी नहीं पढ़ रखी होगी तो कहानी मैं आपको पूरी पढ़ा दूंगा। फिलहाल मैं जो है थोड़ी सी कहानी की एक भूमिका आपको बता देता हूं कि इसमें एक पात्र है गुसाई, और जो नायक है कहानी का, और कहानी की जो नायिका है वो लक्ष्मा है। गुसाई को लक्ष्मा से प्रेम होता है, और गुसाई की नौकरी लग, दोनों में आपस में ये बात भी होती है कि हम लोग आगे चल के साथ में ही जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन जो लक्ष्मा के पिता होते हैं वो इस बात से इनकार करते हैं कि जिस लड़के के न माँ है, न बाप है, न पिता है, कोई उसके जीवन का ठिकाना नहीं है, ऊपर से फौज की नौकरी है जो अपनी जान हर वक्त खतरे में फंसाए रखता है, ऐसे लड़के के संग मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। तो लक्ष्मा की शादी एक राम सिंह नाम के इंसान से हो जाती है, और लक्ष्मा हालांकि गुसाई से ये वादा कर चुकी होती है कि शादी मैं तुम्ही से करूंगी, लेकिन परिस्थितियों वश लक्ष्मा ऐसा नहीं कर पाती है। फिर उसके बाद इन दोनों की मुलाकात होती है 15 साल बाद, जब गुसाई अपने गांव अपनी नौकरी पूरी करके वापस लौट आता है, तो कोसी नदी के घाट पे वो एक पंचक्की खोल लेता है, वहीं पे उन दोनों की मुलाकात होती है। तो कुछ इस तरीके की कहानी है। अभी हम लोग जब अपनी पूरी कहानी पढ़ेंगे तो समझेंगे कहानी है क्या। फिलहाल आपको पात्र कहानी के समझ में आ जाएं, इसीलिए थोड़ा सा हमने सारांश आपको बता दिया। तो कहानी का जो मूल पात्र है, जो नायक है, वो है गुसाई, जो कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक फौजी है, परंतु फौज से रिटायर होने के बाद वह गेहूं पीसने का कार्य करने के कारण घटवार जो है कहानी में कहलाता है, और वो लक्ष्मा का प्रेमी भी है, और ऐसा प्रेमी है जो आजकल के जमाने में आसानी से मिलते नहीं हैं।
लक्ष्मा जो है वो गुसाई के गांव की ही एक स्त्री है जो गुसाई से प्रेम करती है, परंतु उसके पिता उसका विवाह राम सिंह से करा देते हैं, जो भी एक फौज में है। राम सिंह भी फौजी है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है और पति के मृत्यु के बाद कोई उसकी सहायता नहीं करता है। लक्ष्मा का एक बेटा भी हो गया है और बेटे की आयु जो है कहानी में 6-7 वर्ष बताई गई है। तो ये 3 पात्र आप लोग याद रखें, गुसाई, लक्ष्मा और लक्ष्मा का बेटा। कहानी में एक पात्र किशन सिंह भी है जो गुसाई की यूनिट का एक सिपाही है, जो राम सिंह और लक्ष्मण के विवाह के विषय में गुसाई को बताता है। और उसके बाद कहानी में लक्ष्मा के जेठ जिठानी है, काका काकी हैं। एक पात्र और है उमेदा सिंह भी आप कह सकते हैं, सिर्फ इसका नाम आता है। और उमेदा सिंह को आप इस तरीके से जान सकते हैं कि घटवार, उस इलाके में 2 लोग घटवार का काम करते हैं, एक जो है अपने गुसाई और एक उमेदा सिंह। तो ये पात्र इस कहानी के हो गए। और ये जो है जेठ जेठनी, इनके काका काकी, ये पात्र भी जो है कहानी के विकास में अपनी भूमिका अदा करते हैं। कहानी के जो है कुछ मूल बिंदु है उनको भी देख लेते हैं। जैसे कोसी का घटवार जो कहानी है वो जेठ महीने में घटित हो रही घटना की कहानी है। गुसाई जो है वो फौज में भर्ती होने के बाद 15 साल बाद दोबारा अपने गांव में लौटता है। एक बार वो अपने गांव में फौज में जब भर्ती होता है तब आता है, तब जो है बड़ा भव्य उसका स्वागत होता है, उससे सब बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और उसके बाद जब उसको चीज़ें पता चल जाती हैं कि शादी वादी हो गई है, फिर उसके बाद वो 15 साल बाद दोबारा अपने गांव में फिर से वापस आता है। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखें। और लक्ष्मा गुसाई के संग जीवन भर साथ रहेगी, वो जो है वादा करती है जब वो जा रहा होता है नौकरी पे। और ये विश्वास दिलाने के लिए वो गंगानाथ जी की कसम खाती है, ये जो है कसम खाती है। और फिर हालांकि वो अपना ये वादा पूरा नहीं कर पाती है, इसीलिए गुसाई उससे कहानी में ये कहता भी है कि कभी जाना गंगानाथ जी तो वहाँ पे जो है प्रसाद वगैरह चढ़ा लेना, जिनके बाल बच्चे होते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है कि वो झूठी कस्में खाएं। कहानी जो है बड़ा भावुक कर देने वाली है। हवलदार धर्म सिंह से प्रभावित होकर गुसाई फौज में भर्ती होने को सोचता है, यानी उससे जो है प्रभावित होता है और उसके प्रभाव के कारण जो है गुसाई फौज में चला जाता है। गुसाई के अलावा उमेदा सिंह भी घटवार का घाट चलाता है या घटवार है, ये भी आप लोग याद रखें। लक्ष्मा जब गुसाई से मिलती है तो उस समय वह एक बच्चे की माँ है और एक विधवा महिला है, यानी कहानी में लक्ष्मा विधवा भी हो चुकी है। तो ये जो है कहानी की कुछ मूल बातें थी जो हम लोगों ने जानी। थोड़ी सी चीज़ें हम लोग शेखर जोशी के विषय में भी जान ली। अब हम लोग अपनी कहानी पढ़ना शुरू करेंगे। तो क्लास आपको इतनी समझ में आई, चलिए पढ़ते हैं अपनी कहानी। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। अभी खप्पर में 1/4 से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने फिर एक बार और खप्पर में झांक कर देखा, जैसे यह जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर के मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खस खस की धुन के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाट चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सी सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा साला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहां का कहां चला गया। कैसी अनहोनी बात। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है, आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों में अब तक लोगों की धान की रोपाई पूरी हो जाती थी, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेत की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले गूलों के किनारे के घट महीनों से बंद हैं। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिछर छिछर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथनी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथनी का वह शोर होता था
कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहां सुनाई दे। छप 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 पुरानी फौजी पैंट को घुटने तक मोड़कर गुसाई पानी की गूल के अंदर चलने लगा। कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे, एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्रायः आधा फल्लांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक स्थान पर निकास बंद कर दिया और फिर गूल के किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था। वह उठकर बाहर आया। दूसरे रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, ए हो, यहां लंबर देर में आएगा। लंबर यानी नंबर। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेदा सिंह के घट में देख लो। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार और प्रयत्न किया। खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा लंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई ओठों ही ओठों में मुस्कुराया। स्याला कैसा चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहां जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। मिहल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कूंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़ गुड़ करता धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाट चल रहा था। किट 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 खप्पर के दाने गिराने वाली चिड़िया पाट पर टकरा रही थी। छिछर छिछर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टकने टकने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश की ओर निहार रहे थे। दोपहरी ढलने पर भी इतनी तेज धूप, कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया? लौट तो वह जाता ही। घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2 क्षण बातचीत का ही आसरा हो जाता। यानी वो इतना ज्यादा पिसान उसके पास है देखकर लौट ही जाता, लेकिन अगर वो चला आता तो कम से कम उससे थोड़ी बातचीत हो जाती। ये जो है कहानी में गुसाई का अकेलापन दर्शाती है। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने लगता। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया है, वही जिसे अपना कह सके ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गूल में चलते हुए थोड़ा भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गुसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके ओंठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों को याद गुसाई सोचने लगा, इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया है, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लॉन्ड्री की धूली, नोकदार क्रीज वाली पैंट। वैसी ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया था, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ जिंदगी का अकेलापन उसके साथ आ गया था। अब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, चीजें आपको समझ में आनी शुरू होंगी कि वो क्यों अकेला है। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबद्ध हैं। उस बार की छुट्टियों की बात वह सोचता है। कौन महीना? हाँ, बैसाख ही था। सर पर क्रास खुखरी के क्रेस्ट वाली काली किस्ती नुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया
तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी। बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था। ठसाठस बिस्तर की नई एकदम साफ जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी। लोग को बिठाने के लिए खूब याद है आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। सिर्फ चना गुड़ या हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था, कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था। यानी जब वो पहली बार आया है फौजी बनने के बाद। पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी वह वहां नहीं थी। यानी हीरोइन तो अभी वहां पे है ही नहीं। नाला पार के अपने गांव से भैंस से कटया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुढ़े नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लगा है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते हैं, सिगरेट बीड़ी गपसप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला था उसे लक्ष्मा का पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से कांकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफल के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटने पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल काफल। खेल में काफलों की छीना छपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। तब लक्ष्मा ने कहा था कि इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इसमें से निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं हंस दी थी। बात पुरानी है, क्या कहा था गुसाई ने याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुआ, या ऐसा कुछ ही। पर लक्ष्मा को मखमली की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ यानी राम सिंह ने, जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश की बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। यानी ये दलीलें देके लक्ष्मा के बाप ने उसकी शादी जो है लक्ष्मा से नहीं होने दी थी। उसका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट के सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। इस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली है यार, शक्ल सूरत भी खूब एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है, लक्ष्मा ऐसा कुछ नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन के पास से चला आया था। रम डे था उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी, मलेरिया प्रिकॉशंस न करने के अपराध में। सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साला एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, उस साल छुट्टियों में घर से विदा होने के एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मा से मिला था। गंगनाथ जीव की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। जो ये कसम खाई थी लक्ष्मा ने, किसकी कसम? गंगनाथ जीव की। मैंने शायद गंगानाथ बता दिया है, तो उसको थोड़ा सा सही कर लेना। कई बार जो है चीजें मुंह से गलत निकल जाती हैं। तो उसने गंगनाथ जू की कसम खा ली। वर्षों से वह सोचता आया है कि कभी कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि गंगानाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर लेना। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जिस पर भी गंगानाथ का कोप हुआ वह कभी फूल नहीं सका। लक्ष्मा से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लकड़पन के संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में
किसी से पूछना उसे अच्छा नहीं लगता। जिस दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन का वॉलंटियरी ट्रांसफर लेने वाला लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा लगातार 15 साल तक। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द शब्द, अक्षर अक्षर, कितना देखा, कितना सुना, कितना अनुभव किया उसने। पर नदी के किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खटर पटर और मिहल की छाया में ठंडी चिलम का निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई। और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तब्ध, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिए एक नारी आकृति उसी की ओर चली आ रही थी। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी के चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्लाकर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदलती आवाज को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का अनाज समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम आने वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उलट दिया। किट किट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी के छिछर छिछर की आवाज की अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसकती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे घट के द्वार पर इसी संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठस्वर, कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं है। यानी तब तक वो स्त्री उसके घट पे आ चुकी थी। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिरा उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा था। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसकी गति से गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। यानी लक्ष्मा ही उसकी जो है घट पे आई है। घट के छोटे छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्न का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना, यानी लक्ष्मा उसे नहीं पहचान सकी, लेकिन गुसाई ने उसे जरूर पहचान लिया है। उसे दोबारा वे ही शब्द दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझा सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई न टाल पाया, उत्तर देना ही पड़ा। यहां पहले ही टीला लगा है, यानी काफी है पीसने को अन्न, देर तो होगी ही, उसने दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए वह दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला। मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया था। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर
कि किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंदर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था, वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मा। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया। स्त्री ने आवाज नहीं सुनी। इस बार गुसाई ने स्वस्थ होकर पुकारा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है या उसे केवल भ्रम हुआ है। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हैं जी? गुसाई ने संयत स्वर में कहा, हाँ ले आ, हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ मिहल की छाह में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। मिहल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। वह उसी ओर चलने लगी। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर ही जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बच्चे जीते रहें घटवार जी, बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने में कितनी देर में लंबर मिलता। अजाज संतति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहें तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोक कर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मा ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास ना हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित, पूर्व प्रेमी, पहले से जिससे पहचान थी वह गुसाई ही है। और वे कहती है कि तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी। शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था, वक्त काटने के लिए यह घट लगवा लिया है। गुसाई ने पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत में ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथ में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक कर निरुद्देश तोड़ने लगी और गुसाई पतली सींक लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया था। टप 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 वह सर नीचा किए आंसू गिराने लगी। सिसकियों के साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरेऊ यानी सुहाग चिन्ह या फिर कह सकते हैं मंगलसूत्र नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यावहारिता अज्ञानता पर उसे बेहद झुंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन सब बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। इन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किस तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी, वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया।
उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहां काका काकी के साथ रह रही हो? गुसाई ने पूछा। मुश्किल में पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता जी। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी हैं, सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया है, मुझे किसी का कुछ लेना नहीं। जंगलात की का लीसा ढो ढोकर अपनी गुजर कर लूंगी, किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना नहीं प्रकट की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष से पीठ टिकाकर लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा उस छाप के नीचे वह आज 15 वर्ष की लक्ष्मा को देख रहा है। कितनी तेज धूप है इस साल। लक्ष्मा का सर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए है, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही हो। अचानक उसका ध्यान उस ओर चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अध ढकी डालों से छन कर धूप उसके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी थी। लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे। उसने कहा, उधर धूप लग रही हो तो इधर आजा छांव में। कहता हुआ गुसाई एक जम्हाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यह ठीक नहीं, कहकर लक्ष्मा ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ दूसरी ओर देखने लगा। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजुली से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्युमिनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह कर कर कहा, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, पुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने के लिए यहां भी पहुंच गया। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर मां की ओर किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मा ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौटकर घर जाएंगे, इतनी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई ने फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गूल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मिहल के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन ले लिए। लक्ष्मा ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक अल्युमिनियम के मैस्टिन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली और पत्थरों में बने बेढंग चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगा। हाथ का चाय गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसकाकर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की कि गुसाई ना न कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरेखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियों या स्वयं उसके हाथ से बनी बेडौल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की की पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई को आज पहली बार अनुभव हुआ। किसी काम से वह बंजर
घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रहा। वह लौट कर आया और लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तन को समेट चुकी थी और अब आटे में सने हुए हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा, वह दोनों हाथों में चाय और मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मा ने आग्रह स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपने टाइम से ही खाऊंगा, यह तो बच्चे के लिए है। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न जी, वह तो अभी घर से खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रखाई थी। अत्यंत संकोच से लक्ष्मा ने आपत्ति प्रकट कर दी, लेकिन भाई साहब नहीं माने और तुरंत पलटवार किया। ओ यो कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां घर में? बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया। चुप! आंखें तरेर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे ने इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरग फूटा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा? गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु मां की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों को देखता, कभी अपनी अम्मी जान को देख लेता। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मा ने झिड़क दिया, मर, अब ले क्यों नहीं लेता? जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ रखकर बच्चे के हाथ में दे दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गुसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसे उसके हिलते हुए ओंठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मा दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक रोटी को चाय में डुबाकर खाते खाते गुसाई ने जैसे तनाव को कुछ कम करने की कोशिश में मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मा ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। क्या बात है, कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसी ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता? 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं, आज थोड़े से पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण कहा, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले, काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और है, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया है। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़ी कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा। लक कहकर लक्ष्मा सहायता लेने से लक्ष्मा ने इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मा का यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में वह बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार। साला कितना कितना कमाया, कितना फूंक दिया हमने इस जिंदगी में। है कोई हिसाब, पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात? पैसा तो मिट्टी है साला, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। परंतु गोसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मा अड़ी रही। बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगानाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निप जाते हैं जी, पेट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराये प्रेम से हंस बोल दें तो वह भी बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मा के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे ज्वार और तूफान का वहां कोई शेष चिन्ह नहीं था। अगर अब वह सागर जैसी सीमाओं में बंधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मा से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मा उस ओर पीठ किए बैठी रही। उसने जल्दी जल्दी अपने निजी आने के टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकाल कर लक्ष्मा के आटे में मिला दिया। यही तो है प्रेम की मार्मिकता। संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर
बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी, शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मा के निकट गया। पिसान पिस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे उसे झिझक हो रही थी। अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मा। लक्ष्मा ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। पर गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाएं तो गंगानाथ का जाकर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। ये वाक्य पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते। पूत परिवार वालों को देवी देवताओं के कोप से बचा रहना चाहिए। समझ पा रहे नहीं, लक्ष्मण ने जो है कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे संग रहूंगी हमेशा जिंदगी भर, गंगानाथ की कसम। इसीलिए गुसाई कह रहा है कि एक बार गंगानाथ जाके जो है माफी जरूर मांग लेना। पानी तोड़ने वाले खेतिहर से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मा अपने बच्चों के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पगडंडियों के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट किट की आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथनी का पानी काटने की आवाज आ रही थी। और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध। तो ये थी आज की आपकी कहानी जो कि पूरी हुई। उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी तो बहुत शानदार थी, पढ़ने में बहुत मजा आती है। जितनी बार इसको पढ़ो मन नहीं भरता है। बड़ी शानदार प्रेम कहानी थी। तो कहानी आपकी समाप्त हुई। उम्मीद